एक दो नहीं, बल्कि एकदम करीब पूरे 1,18,000 करोड़ रुपए हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात स्वयं जापान ने बिल्कुल साफ कही है। मिनासामा कोन्निचिवा, सादर नमस्कार। करीब कुल 120 मोयू पूर्ण रूप से बाकायदा साइन हुए हैं, और दरअसल खासकर इन महत्वपूर्ण 120 मोयू की बात करें तो 150 से भी ज़्यादा विभिन्न बड़ी कंपनियों और उनके प्रमुख अधिकारियों ने स्वयं इंडिया में आकर सीधे तौर पर गहन बातचीत की है। ये निश्चित रूप से अत्यंत ताज़ा ज़रूरी खबर सामने आई है। इंडिया और जापान, इन दो देशों की वास्तव में मिलीजुली कोशिश, इनकी असाधारण दोस्ती, इनके डिफेंस से जुड़े महत्वपूर्ण अग्रीमेंट्स, इन सबसे बढ़कर इंडिया और जापान का अगला अत्यधिक बड़ा कदम, इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है और इससे इंडिया को क्या बदलाव और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार। सोलहवां इंडिया जापान एनुअल समिट हो रहा है, और इसी के लिए जापान के नए प्रधानमंत्री तकेची जी इंडिया विशेष रूप से आ रहे हैं। ये दो खबरें थीं कि एनुअल समिट होने वाला है और तकेची जी इंडिया आ रहे हैं। तो जब बहुत से लोग अनायास ही सोच रहे थे कि कोई बड़ी डील होने वाली है, तभी खबर आई कि एक दो नहीं 150 कंपनियां, 120 मोयू और जापान की करेंसी में करीब 2 ट्रिलियन येन हम प्रचुर मात्रा में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगले 5 सालों में ये सब 10 सालों में 20 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी के एक हिस्से के तौर पर अब उन्होंने कहा है कि वो 5 ट्रिलियन येन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर ऐसा मत सोचिएगा कि ये खबर हमसे जुड़ी हुई नहीं है। हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर हम विदेश जाकर सेटल होने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें बहुत बड़ी ज़रूरतें हो सकती हैं। अब जापान जैसे देशों की बात करें तो टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया हो, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से लगातार घट रही है। तो भारतीयों के आए बिना, भारतीयों की ग्रोथ के बिना जापान की अगली ग्रोथ कतई नहीं हो सकती। ये बात जापान भी भली भांति जानता है। वहीं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जापान ने अनाउंस किया है कि वो 500 से भी ज़्यादा अत्यंत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स को जापान ले जाएंगे, और बदले में यहाँ इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने वाले या उसे बेहतर ढंग से चलाने वाले ढेरों संस्थानों को जापान चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल कंपनीज, फैक्ट्रीज और साथ ही ट्रेनिंग सेंटर्स भी लेकर आए। तो एक एक करके उन्होंने जो भी प्रेस मीट दी है, जो कुछ भी उस ड्राफ्ट में है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, इंडिया और जापान के बीच हुए समझौते में इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कही गई है। जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात आती है तो इसमें सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी चीज़ों को दोनों देश मिलकर प्रमोट तो करेंगे ही, साथ ही दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा साफ तौर पर कहा गया है। अगला सबसे महत्वपूर्ण है डीपर इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो जापान की जो प्रमुख प्राइवेट कंपनियां हैं वो इंडिया आकर भारत सरकार से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से इनिशिएट करेंगी। ये हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से करने वाले हैं। तो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है, और अगर दोनों देशों का कोई कॉमन दुश्मन है तो वो चीन ही है। पिछली बार अगर आप देखें तो इंडिया, जापान और अमेरिका से बदला लेने के लिए चीन ने एक हथियार उठाया था, वो थे उनके क्रिटिकल मिनरल्स। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये नहीं देंगे, हम अपने देश से बाहर इसे जाने ही नहीं देंगे, और इस पर एक बड़ा बैन लगा दिया। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा हैं, उनके बैन लगाने से सप्लाई चेन में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, और यही सप्लाई चेन की प्रॉब्लम कई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। इसके बाद धीरे धीरे बातचीत करने के बाद इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अगला ट्रेड शुरू तो हुआ, लेकिन दोनों देशों ने फैसला किया है कि ऐसी सप्लाई चेन की दिक्कत दोबारा इंडिया और जापान के बीच, या जिन चीज़ों का ये दोनों देश व्यापार करते हैं, उनमें नहीं आनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में दोनों देश मिलकर काम करेंगे, इस पर एक समझौता साइन हुआ है। चाहे वो फुल एआई स्टैक हो, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक लेवल हो, या फिर आर और डी पार्टनरशिप, टैलेंट एंड मोबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंजेस। ये ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंजेस और आर और डी पार्टनरशिप, ये सब जापान और इंडिया मिलकर करने वाले हैं। खबर है कि इसके लिए दोनों देशों के पास एक कंप्लीट रोड मैप तैयार है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए इंडिया की कई कंपनियों को फ़ायदा मिलने के मौके हैं।
तो एआई टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये एक बहुत अहम समझौता है जिस पर कल इंडिया और जापान ने साइन किया है। अगला है एनर्जी। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, स्टैटिक, चाहे फ्यूल रिफिलिंग हो, रिजर्व मैकेनिज्म हो या जहाज़ों के जरिए इस एनर्जी को ट्रांजिट करना हो, इन सभी मामलों में भारत और जापान मिलकर काम करेंगे, ऐसा कहा गया है। ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि दक्षिण चीन सागर में जापान और चीन के बीच बड़ी परेशानियां चल रही हैं और चीन भारत के बीच कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी एक मेंटालिटी तो हमेशा बनी ही रहती है ना। बट इस सिचुएशन में जब ये दोनों देश एक हो रहे हैं तो सोचिए, अगर इन दोनों में से किसी एक देश पर भी खतरा आया तो दूसरा देश बीच में आएगा। अगर भारत पर हमला हुआ तो जापान, और अगर जापान पर हमला हुआ तो भारत। भारत में कोई गैर ज़रूरी चीज़ आ रही है तो उसे जापान रोक सकता है, जापान में कोई गैर ज़रूरी चीज़ जा रही है तो उसे भारत रोक सकता है। सो इसी को FOIP कहते हैं, यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस FOIP के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में बिना किसी रुकावट के दोनों देशों के जहाज़ आ जा सकें, इसके लिए रूट और सिक्योरिटी दोनों ही देश मिलकर तैयार करेंगे। इस बात पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। इसके बाद we will work together to strengthen trade, technology, supply chains and regional security, especially in the Indo-Pacific region. भारत और जापान का ये मिलकर कहना इंडो पैसिफिक महासागर में एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखा जा सकता है। अगली बात है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की। करीब 75 सालों से दोनों देशों के बीच दूतावास के जरिए ये रिलेशनशिप बना हुआ है। 2027 में, जिसे इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन कहा जा रहा है, हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ा जश्न होने वाला है। भारत और जापान के उनके 75वें साल राजनयिक रिश्ते कायम हैं। इसी को मनाने के लिए इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स नाम का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये 2027 में होगा और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की ये 75वीं सालगिरह बहुत शानदार होने वाली है। लाइफ, यूथ, बिजनेस, स्कॉलर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और भी कई क्षेत्रों में एंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा। मतलब दोनों तरफ से कई तरह के एंगेजमेंट्स बनाए जाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स की बात करें तो जो स्पोर्ट्स जापान में होते हैं उन्हें भारत में भी कराने के मौके मिलेंगे और यहाँ के लोग वहाँ जाकर हिस्सा ले पाएंगे। इस तरह के मौके भी बनाए जाएंगे, ऐसा भारत और जापान की सरकारों ने कहा है। अगला फील्ड है बैटरीज का। ये बात आप नोट कर लीजिए। इस ईवी की दुनिया में कई देश एक साथ मिलकर ये पता कर रहे हैं कि बैटरीज कैसे बनाई जाएं और अगर बना ली तो किस तरह की रिसर्च करनी होगी। सो जापान और भारत मिलकर चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो, बैटरी की सप्लाई चेन हो या फिर टेक्निकल कोलैबोरेशन, इसमें काम करेंगे और कहा जा रहा है कि इसमें कंप्लीट 100% जापान का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंडिया में ही हम ढेर सारी बैटरीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो फंड चाहिए वो जापान देने को तैयार है, ऐसा भरोसा जापान की सरकार ने दिया है। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल। इस फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल में R और D कैपेसिटी बिल्डिंग, B2B लिंकेज, जॉइंट वेंचर, API और की स्टार्टिंग मटेरियल्स शामिल हैं। तो इसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। खांसी की दवाई वाला मामला याद है ना? उस वक्त सबसे पहले जब देशों ने उसे बैन किया तो जापान भी उन देशों में से एक था। तो सिर्फ ये खांसी की दवाई ही नहीं, जब कई देशों में दूसरी दवाइयाँ ब्लैक मार्केट में आ रही थीं, तब इंडिया ने ही बहुत से देशों की मदद की है। जो देश कहते थे कि दुनिया का डॉक्टर्स हब कौन है, पूछो तो इंडिया का नाम लेंगे, मेडिकल हब कौन है, पूछो तो इंडिया का नाम लेंगे, उन्हीं देशों ने अचानक इंडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब उस खांसी की दवाई को लेकर। लेकिन जापान ने वो इल्ज़ाम नहीं लगाया। जापान ने कहा कि इंडिया इससे रिकवर हो जाएगा और वही जापान हमारे साथ मिलकर इस फार्मा मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स में विशेषतः इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन और उसके बाद है वस्तुतः इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव। इस बायोगैस में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से लेकर कार्बन क्रेडिट जनरेशन, R और D और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स तक, ये सब सर्वथा दोनों देश मिलकर करने वाले हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी को भी दोनों देश अगले लेवल पर ले जाने वाले हैं। अगला है भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स यानी NIA ऑफ जापान और IIT बॉम्बे, ये दोनों मिलके LLM, जैसे ChatGPT का एक फ्रेमवर्क होता है ना, उसी तरह LLM और AI रिसर्च इकोसिस्टम, AI कैपेबिलिटीज, रिसर्चर्स और स्टूडेंट एक्सचेंजेस कराने वाले हैं, ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का AI मिशन एंड माइटी, और मान लीजिए जापान का AI मिशन, ये इंडिया और जापान के AI इकोसिस्टम को कनेक्ट करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज़ अलग अलग ही रहते हैं, हो सकता है उनका कोर कनेक्ट न हो, लेकिन जब प्रोटोटाइप की बात आती है तो कई देशों को कनेक्ट करके उसमें जो एरर्स और डेटा होते हैं उनसे ये AI कंपनियां सीखती हैं।
तो इसी तरह AI टूल्स बनाए जाएंगे और कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों को बहुत बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट है एकेडमिक रिसर्च कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज, राइकन जापान और सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलेकुलर प्लेटफॉर्म, जिसे CCAMP कहते हैं, इनके बीच। इसमें लाइफ साइंस हो, डीप टेक और बायोटेक हो, चाहे रिसर्च और स्टार्टअप ओरिएंटेशन, इनोवेशन हो, इन सभी चीज़ों में जापान स्टूडेंट्स और काम करने वाले लोगों के बीच एक पुल की तरह काम करने को तैयार है। और ये जानकारी भी जारी की गई है कि आप ये सब इंडिया में ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद IFSCA और JFSA के बीच लेटर्स का एक्सचेंज हुआ है। अगर इंडिया और जापान की बात करें तो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़, जिसमें फिनटेक और रेगटेक भी शामिल हैं, और इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस इकोसिस्टम इस पर काम कर रहा है। तो इसमें ये फिनटेक और मार्केट रेगुलेशंस को लेकर जापान के साथ मिलकर आगे क्या किया जा सकता है, इस कोशिश में भारत सरकार लगी हुई है। ये खबर सामने आई है। अगला है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे निक्सी कहते हैं, और जापान नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसे JPNIC कहते हैं। देखिए, इंटरनेट के बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती और ऐसे इंटरनेट पर कई रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो जापान की मदद के लिए हम उनका नेटवर्क सिस्टम और हमारी मदद के लिए जापान हमारा नेटवर्क सिस्टम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकारी सामने आई है। अगला है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्लीनर, सेफर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, जिसमें रेल, रोड्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट्स, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम शामिल हैं। अब देखिए, बुलेट ट्रेन का नाम लेते ही हमें जापान की याद आती है। तो जापान अपनी बुलेट ट्रेन को अपने देश में अगले लेवल पर ले जा रहा है और वही टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी आने वाली है। जो अहमदाबाद का रूट है ना, करीब 508 किलोमीटर का, उस पूरे रूट पे जापान की नई टेक इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। अगर आप पूछें कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये है नेक्स्ट जनरेशन E10 शिंकनसन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई जाएगी। ये एक बहुत ही आधुनिक बुलेट ट्रेन है जो करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। कहा जा रहा है कि 2030 से इसे कॉमर्शियली शुरू किया जाएगा, पर 2030 तक इसका पूरा काम इंडिया में ख़त्म हो जाएगा और ये हमारी सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन होगी, ऐसा बताया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर को पार करने में सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट लगेंगे जापान का सिग्नलिंग सिस्टम, क्योंकि जब बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी फास्ट चलती है तो सिग्नल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए जापान का ही सिग्नल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी टीम ही यहाँ आकर सारे सिग्नल्स इंस्टॉल करेगी, ये जानकारी भी दी गई है। इसके बाद डिफेंस को लेकर जापान के कई नए प्लान्स हैं और उन्होंने कहा है कि वो इसमें इंडिया को ज़रूर शामिल करेंगे। इसी वजह से इस साल इसके ख़त्म होने से पहले एक बेहद अहम 2-2 मीटिंग होगी। 2-2 मीटिंग यानी इंडिया से 2 लोग और जापान से 2 लोग। और इस मीटिंग के ख़त्म होते ही हम ढेरों बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। ये सब कुछ इंडिया जापान के रिश्तों में एक अगला महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हो सकता है। मकसद यही है कि इंडिया की तरक्की हमारे पड़ोसी और दोस्त देशों के साथ हो, हम उन्हें भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी बातें शेयर करके एक बेहतर समाज बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।